आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हम लोगों ने ग्रेविटेशन 1 और ग्रेविटेशन 2 का 2 पार्ट बना के आपको डाला। वर्क एंड एनर्जी का एक कंप्लीट मैराथन चलाया। उसी को कंटिन्यूअस करते हुए मैं आज मोशन वाला चैप्टर लेके आया हूँ। आपको पता है कि ये जो चैप्टर है फिजिक्स का पहला चैप्टर आता है क्लास 9th का, और ये बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर है फॉर क्लास 9th, क्योंकि यहीं से आपका जो है ना न्यूमेरिकल्स पार्ट का बेस तैयार होता है। और जब आप शुरू में ही लड़खड़ाने लगते हो तो मंजिल और दूर होती हुई नज़र आती है। तो हम लोगों का जो ये पहला चैप्टर मोशन है, चूँकि मैंने ऑलरेडी वो 2-3 वीडियोस डाले हुए थे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लग रहा था कि वो नेसेसरी है डालना। ग्रेविटेशन से क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। किसी भी टीचर का जो मेंटालिटी होता है ना, वो हमेशा ये होता है कि वो अच्छे चैप्टर से अच्छे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में डालें, ताकि वो अपने बच्चों को प्रॉपर एसेस कर सके। फॉर दैट रीज़न कि मैंने ग्रेविटेशंस का पहले बनाया, देन वर्क एंड एनर्जी का तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका था, फिर देन ग्रेविटेशंस का बनाया, ताकि आपको एग्जामिनेशन में सहूलियत हो सके। उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज मोशन का एक चैप्टर लेके आया हूँ जो क्लास 9th का है, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें डिस्कस करेंगे कि पहले मैं इसको भी 2 पार्ट में रखने वाला हूँ, और बहुत ही आसान तरीके से रखने वाला हूँ। चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आए। अगर कहीं पे भी किसी भी तरह का डाउट रहता है, कंफ्यूज होते हो, तो आप मेरे को टेक्स्ट करो। मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार मैं इससे बेहतर आउटपुट आपको दे सकूँ। और आप मेहनत करते रहो, कंटिन्यू लगे रहो, तो आपको भी आपकी मंजिल बहुत ही नज़दीक नज़र आएगी। आपको लगेगा कि ये जिस राह में हम चल रहे हैं वो करेक्ट पाथ है, जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो करेक्ट रास्ता है। तो चलिए इसी पे हम लोग चालू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है मोशन है बच्चा, है ना। और ये मैंने जैसे कि ऑलरेडी बता चुका है, ये बेस है। अब इसमें क्या क्या टॉपिक जो हमें पढ़ने हैं वो जानना है। पहली बात, हमने इंट्रोडक्शंस पढ़ना है कि मोशन होता क्या है, रेस्ट, मोशन, ये सभी चीज़ें होती क्या है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शंस पढ़ना है, फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पता है? डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ऐसा नहीं है बच्चा कि मैं थ्योरी पढ़ा के चल दूँ और न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस नहीं करूँ। फिजिक्स इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स, है ना। आफ्टर द 12th या इन 12th यू विल रियलाइज ऑफ दिस। इसको आप रियलाइज़ कर जाओगे, और आफ्टर 12th तो रियलाइज़ करना ही करना है। बट आप ये समझ लो कि फिजिक्स इज़ ऑलमोस्ट लाइक मैथमेटिक्स। आपको इतने न्यूमेरिकल मिलेंगे कि आपको कभी बीच बीच में लगने लगेगा कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। तो आपको इस बात से कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मैं न्यूमेरिकल्स आएंगे तो बनाऊंगा नहीं। ये एसोसिएट है। आप अगर नीट की प्रिपरेशन भी करते हो ना आफ्टर 12th, तब भी आपको, चाहे इन 12th या ड्यूरिंग द 12th आप प्रिपरेशन करते हो नीट वगैरह के या फिर IIT JEE के, तब भी आपको फिजिक्स आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। तो इसको बहुत ही अच्छे से करना है, भागना नहीं है। जितनी दूर आप भागोगे, ये जो चैप्टर है या यूँ कहो कि ये जो फिजिक्स है, ये आपसे उतना डिस्टेंस मेंटेन करेगा, और आपके रिजल्ट पे ना उतना ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम लोगों को नेगेटिव थॉट के साथ और नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ कभी कोई वर्क नहीं करना है। हमेशा पॉजिटिव थॉट एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ वर्क करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इस पर डिस्कस किए। पहले की इंट्रोडक्शंस मिलेगा, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रह जाता है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। जब भी हम इसको जितना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न अराइज होता है। तो बच्चा मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के रिगार्डिंग किसी तरह का कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहने वाला है, ठीक है। स्पीड की बात करेंगे हम लोग। जनरली हम लोग बाइक में जब चलते हैं तो हम स्पीड की बात करते हैं, गाड़ी को अपने स्पीड में भगाते हैं, अपने चॉइसेस के स्पीड से भगाते हैं। तो उसी स्पीड के बारे में बात करेंगे हम लोग। वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे कि वेलोसिटी एक्चुअल में है क्या। हम लोग बात करेंगे कि स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, किसको हम लोग स्पीड कहते हैं और किसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सलेशन एंड डी एक्सलेटेड मोशन।
यानी एक्सलेटेड मोशन या डीएक्सलेटेड मोशन को हो, या एक्सलेशन या रिटार्डेशंस को हो। ये डीएक्सलेटेड मोशन को ना रिटार्डेशंस भी कहा जाता है बच्चा, रिटार्डेशंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें है क्या, इस कब हमारा डीएक्सलेटेड मोशन हो जाता है, कब हमारा एक्सलेटेड मोशन हो जाता है। तो आप गाड़ी में जब एक्सलेटर लेते हो तो क्या करते हो, आप एक्सलेट कर रहे हो तो एक्सलेटेड मोशन हो रहा है। जब आप एक्सलेट को डिक्लाइन करते हो, घटाते हो, तो डीएक्सलेटेड हो रहा है। यही सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे जनरल लाइफ से रिलेटेड है। इन्हीं सब के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लैरिफिकेशंस मिलने वाला है। चलिए, इसके बाद हमारा आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे इतने सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आपको क्लास 9th में, क्लास 11th में, 12th में आपको इतने सारे इक्वेशंस बनेंगे, इतने सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे कि आप परेशान हो जाओगे। सो ज़रूरी ये है कि जब हमारा फंडामेंटल चालू हो रहा है, यानी कि हमारा 9th से हमारे फंडामेंटल स्टार्ट हो रहे हैं फिजिक्स के, तो जब हमारा फंडामेंटल स्टार्ट हो रहा है, फंडामेंटल में इसको ख़त्म कर दिया जाए। इसके बहुत सारे टेंशन आप आगे लेके नहीं चल सकते, क्योंकि आगे आपको बेहतर करना है और बेसिक्स नहीं क्लियर रहेगा तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पे खास करके ध्यान देना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ इसको, इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को ध्यान देना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जनरली टीचर ना ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अवॉइड करते हैं, और चूंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके लिए आसान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि पहले पार्ट में हम सारे कॉन्सेप्ट को बेहतरीन ढंग से क्लियर करेंगे, देन फिर इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को देखेंगे। ठीक है बच्चा। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सबसे लास्ट टॉपिक है, अभी के करंट सिनेरियोज में शायद इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो ये रहा हमारा टोटल टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जिसको हम लोगों को फिनिश करना है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कहाँ आता है, तो हमारा पार्ट स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द इंट्रोडक्शंस, की इंट्रोडक्शंस हम पढ़ेंगे। क्या है हमारा पहला, कि रेस्ट किसको कहते हैं। जनरली रेस्ट ऑन मोशन सबको पता होता है कि अगर हम बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, सोए हुए हैं, तो हम रेस्ट में हैं, है ना। तो रेस्ट पढ़ेंगे एंड देन फिर हम लोग मोशन समझेंगे। तो रेस्ट क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं कर रहा है, किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने किसी पोजीशन में चेंजेस नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि रेस्ट में। जैसे कि आप सोए हुए हो और टाइम के अकॉर्डिंग आप कुछ भी बदल नहीं हो रहा, आराम से लेटे हुए, बैठे हुए, पोजीशन में किसी तरह का चेंज नहीं कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप क्या हो, रेस्ट में हो। वही लिखा गया कि ये बॉडी सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। बॉडी को रेस्ट में कहा जाएगा व्हेन, कब, समझेंगे इसको, कब कहा जाएगा इसको, when it position does not change with respect to the reference point, या फिर आप इसको टाइम लिख सकते हो, टाइम या रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग जब कुछ भी नहीं बदलता, या आप यहाँ पे और डाल के टाइम लिख दो, तब कहोगे कि आप रेस्ट पे हो। ठीक है बच्चा, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आराम आराम से चीज़ें पढ़ना है। जब हम रेस्ट समझ जाते हैं तो हमको ये भी समझना है कि मोशन क्या है, तभी तो हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ पाएंगे। तो मोशन इसके रेस्ट के अपोजिट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट और विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, तो अ बॉडी शेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन, एक बॉडी को कहा जाएगा कि वो मोशन में है, कब, when its position change continuously with reference to a point or time। एक किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ले लो या किसी टाइम के अकॉर्डिंग ले लो। अगर आप ये बता पाओ कि एक ऑब्जेक्ट जो है या एक बॉडी जो है वो अपने पोजीशन में चेंज कर रही है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मोशन होगा बच्चा। यानी कि मोशन और रेस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। इनके डिफरेंसेस भी लिखने आएंगे तो आप आसान से लिख सकते हो कि एन ऑब्जेक्ट या a body doesn't change its position, a body change its position with respect to time और without respect of time। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से जो है ना डिफरेंस भी लिख सकते हो और इस तरीके से इसके डेफिनेशंस को भी लिख सकते हो। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो। बहुत कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान सा है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं भी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चा। हम लोगों को कुछ चीज़ें जो है ना क्लियर कर लेनी चाहिए। वो क्या है, तो है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। कि फिजिकल क्वांटिटी बताइए कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या एक्चुअल में। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? हम लोग हमेशा सुनते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। तो फिजिकली एक कह सकते हैं ना कि समबडी इज एपियर, जिसको एपियर है आपके सामने जो दिख रहा है, तो उसको हम लोग फिजिकल चीज़ें कहते हैं। जैसे कि ये अभी मान ली ये पेन है, इसको हम टच करें तो ये दिस इज द फिजिकल थिंग, है ना। और जनरली हम क्या करते हैं, भीड़ भाड़ में जब खड़े होते हैं तो कहते हैं फिजिकल मत हो, यानी कि मेरे से टच मत हो, समथिंग विच एपियर, है ना। और क्वांटिटी की बात कर रहा है तो क्वांटिटी मतलब मात्रा, ठीक है। क्वांटिटी का हिंदी मीनिंग होता है मात्रा, यानी कि कोई भी चीज़ जिसको आप मेज़र कर सकते हो, जो आपके पास है और जिसको आप मेज़र कर सकते हो, उसको आप क्या कहोगे बच्चा? फिजिकल क्वांटिटी कहोगे। सिंपल, एनीथिंग, कुछ भी जिसको आप मेज़र कर सकते हो वो आपका क्या कहलाएगा बच्चा? फिजिकल क्वांटिटी। और इसी फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक जिसको हम लोग कहते हैं स्केलर, एक जिसको कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा जिसको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर क्या समझते हैं कि स्केलर है क्या और वेक्टर क्या है। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों का ना, जो खास करके ऐसे बच्चे हैं जो बिलो एवरेज या एवरेज के बच्चे हैं, उनको बड़ा कन्फ्यूजन होता है। वो जान तो लेते हैं स्केलर वेक्टर क्या है, बस याद करने में। तो मैं आपको यहाँ पे याद करने के ट्रिक्स वगैरह भी देते चलूँगा कि स्केलर क्या है एंड देन वेक्टर क्या है। तो स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसका अपना केवल मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड हो, अपना मैग्नीट्यूड हो, उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। वेक्टर क्वांटिटी उसको कहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों हो बच्चा। जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अब देखो, चूंकि एस है, एस हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये एस जैसे ही तो आपको दिखा, ये समझ लेना कि ये मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है। एस मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है बच्चा, ठीक है। मैं इसको बढ़िया से लिख देता हूँ। जो आपका ये एस है, ये एस कुछ नहीं, ये आपका मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और लेते हैं हम लोग वेक्टर वी, ठीक है। वी हमारा मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शंस, ये दोनों को इंडिकेट कर रहा है। अब कैसे याद करोगे? तो एक चीज़ आपको वी याद करना है। वी करने से जैसे ही आप वी लिख करते हो अपने हैंड से, दो नज़र आते हैं, है ना। तो एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस, जिसमें दो वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और जिसमें एस हो, यानी कि सिंगल हो, एस फॉर सिंगल हो, अकेला हो। अकेला कौन होता है? मैग्नीट्यूड, है ना। अकेला मैग्नीट्यूड होता है। जिसके पास डायरेक्शंस हो वो हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। जिसके पास दो हो, वी दो हो और एस सिंगल हो, एस सिंगल, मैग्नीट्यूड, वी जैसे आया दो, मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों हो, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्केलर के अंदर आती है और वेक्टर के अंदर आती है? तो हम देखते हैं बच्चा, स्केलर के अंदर जो हमारा आने वाला है वो डिस्टेंस है और स्पीड है, ठीक है। ये सभी किस में आते हैं? स्केलर के अंदर आते हैं। यानी कि इनके पास मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन मिसिंग है। उसी तरीके से वेक्टर में देखेंगे तो एक डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी है। तो वेक्टर के साथ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ दोनों है, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों है। वेलोसिटी के साथ भी इसका क्या है? तो इसके पास भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों है बच्चा। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रहा हो, आपको चीज़ें याद हो रही होगी, आपको चीज़ें बाय ट्रिक याद हो रही होंगी। आप अगर थोड़े से ध्यान से समझोगे, थोड़े से ध्यान से मेरे को ऑब्जर्व करोगे, तो आपको चीज़ें ऑन ट्रिक भी चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। तो इसके कोर पॉइंट को याद रखना है। स्केलर जैसे ही बोला है तो आपको क्या रखना है? सिंगल होगा, यानी मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा है, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओन मैग्नीट्यूड। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका अपना मैग्नीट्यूड हो बट नो डायरेक्शन, बट डायरेक्शंस नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों हो, उसको आप क्या कहोगे बच्चा? वेक्टर क्वांटिटी कहोगे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी।
आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही हो। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको जो है ना इसमें डिसअपॉइंटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। स्केलर, वेक्टर, फिजिकल क्वांटिटी ये आपको 11th में बहुत डिटेल से पढ़ने हैं। इनके बहुत सारे टाइप निकल के आते हैं, है ना, वेक्टर एडिशंस होता है, ये सभी चीज़ें जो है ना आपको क्लास 11th में पढ़ने हैं। अभी बस हम इसका थोड़ा सा ना इंट्रोडक्टरी पार्ट आप समझ लो कि फिजिकल क्वांटिटी के इंट्रोडक्टरी पार्ट को आप पढ़ रहे हो और उसको बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों को बेस फॉर्म करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या कहता है? डिस्टेंस कहता है, सीधी बात, डिस्टेंस हमें बताता है एक्चुअल पाथ। एकदम शॉर्ट लिख रहा हूं, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ covered by a body is called distance. डिस्टेंस क्यों, किसको कहा जाएगा? जो एक्चुअल पाथ को कवर करेगा वो उसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। वेरी सिंपल, ठीक है ना। इससे छोटा डेफिनेशन, इससे छोटा एक्सप्लेनेशंस नहीं मिलेगा आपको। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंशन फॉर्म में क्या लिखा गया है? द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल बाय ए ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू इट्स फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है बच्चा, डिस्टेंस के डेफिनेशन का एक्सटेंशन फॉर्म जो है यहाँ पे मिला। बताना क्या चाह रहा है कि एक्चुअल पाथ या लेंथ ट्रेवलिंग बाय ऑब्जेक्ट, या तो आप एक्चुअल पाथ ले लो या जो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो लेंथ ट्रेवल किया गया है ना अपने पूरे जर्नी को, कहाँ से? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे बच्चा। ठीक है, डिस्टेंस का समझ में आ गया। या आप सीधा सीधे रख सकते हो एक्चुअल पाथ। आप कोई भी जर्नी, जैसे कि देख लो यहाँ पे दो हाउसेस है। एक हाउसेस में राम नाम का एक लड़का रहता था, एक हाउस में राम नाम का एक लड़का रहता था, दूसरे हाउस में एक लड़का रहता था सोहन। ठीक है, जब राम को सोहन का घर जाना होता था, वो क्या करता था ना, वो पूरे रास्ते में जो रोड बना हुआ है ना, एक्चुअल में जो रोड बना हुआ है उस रोड को लेता था। ये इस रास्ते से होते हुए जाता था, क्योंकि इस रास्ते से गाड़ी चला करती थी, तो यहाँ पे पहुँचता था। तो राम को सोहन के घर जाने के लिए जो एक्चुअल पाथ ये जो बना हुआ है, वो एक्चुअल पाथ को ट्रेस करता था या एक्चुअल पाथ से होते हुए जाता था। मगर सोहन ऐसा नहीं था। सोहन का कहना था कि ये जो रास्ता है ना वो काफ़ी डिस्टेंस भरा होता है, प्लस में ऑटो का हमको किराया देना होता है। तो हमने क्या किया, एक शॉर्ट रास्ता दीवार को फांदते हुए निकल के आ गया। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ लिया जा रहा है, किसके द्वारा? सोहन के द्वारा, शॉर्टेस्ट पाथ, इसी को कहा गया है डिस्प्लेसमेंट बच्चा। तो देखो एक्चुअल पाथ, या ये देख लो कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, और वो राम के द्वारा कवर हो रहा है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्टेंस को, और एक अलग तरीके से क्या लिख सकते हैं इसको, ये लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, सबसे लंबा रास्ता कवर्ड किया गया बॉडी में। और लॉन्गेस्ट पाथ कौन ले रहा है? राम ले रहा है। ठीक है बच्चा, चलिए अब आगे चलते हैं कि ये क्या है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी, चूँकि ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ही नहीं है, डायरेक्शंस मिसिंग है। मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन मिसिंग है, इसीलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब आते हैं हम लोग बच्चा डिस्प्लेसमेंट पे। अब हम लोग बात करेंगे किस पे? तो डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या बोला कि शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, सेम डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है कि शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आपको इस पे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है। अभी न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने क्वेश्चंस को भी डाला हुआ है, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि अगर क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चन आने के बाद कौन कौन से जो है ना पॉइंट हमारे बाहर निकल के आते हैं।
तो वहीं पे डिस्कस कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। वो थ्योरी के मैंने बेसिक्स रखे हुए हैं, तो यहाँ से वो बेसिक्स लेके चलते हैं, ठीक है। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। कोई बात नहीं बच्चा। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है ना, अगर सेम हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा बच्चा। इस बात का ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो, ये तीनों हो सकता है। मगर अगर डिस्टेंस के साथ ये नहीं है, डिस्टेंस के साथ ये नहीं है, डिस्टेंस हमेशा क्या ही होगा, पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये जीरो भी जो है वो नहीं हो सकता है। ये बात का आपको ध्यान रखना है बच्चा। चलिए आगे डिस्कस कर लेंगे। अब आता है हमारा पहला क्वेश्चंस, आपको समझना है, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले ये समझते हैं। एक बॉडी है जो ट्रेवल कर रहा है किसमें, सेमी सर्कुलर पाथ में। एक बॉडी है जो ट्रेवल कर रहा है किसमें, तो वो ट्रेवल कर रहा है सेमी सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस कितना दिया गया, 10 मीटर दिया गया, ठीक है। सेमी सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस 10 है। स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए, तो ध्यान रखना है पॉइंट ए से वो स्टार्ट कर रहा है अपना जर्नी, कहाँ के लिए, पॉइंट बी के लिए। आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चीज़ें क्लियर है बच्चा। एक बॉडी है जो सेमी सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस 10 मीटर है, वो अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछा गया। अच्छे वाले क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एक आसान क्वेश्चंस के थ्रू आपको चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। तो देखो बच्चा, यहाँ पे एक बॉडी है जो ए से स्टार्ट करती है, और ये ऐसे 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 घूमते 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 कहाँ, बी तक की जर्नी को ट्रैवल करती है, ठीक है। ये से स्टार्ट किए और इस तरीके से जाते जाते ये बी तक पहुँची है, ठीक है बच्चा। अब इसको निकालने के लिए हमको पता है कि सेमी सर्कल का एक सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है। आपको क्या है ये, या फिर पैरामीटर का फार्मूला होता है। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है आपका सेमी सर्कुलर, टू पाई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर पूरा होता है, उसको आधा कर दोगे तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको कैंसल आउट करोगे बच्चा, 2 से 2 खत्म हमारा, यानी कि हमारा कितना बच गया, पाई आर। आप देखते हो पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 लिया गया है, तो पाई का वैल्यू हम क्या रख देते हैं यहाँ पे 3.14, और रेडियस हमको क्या दिया गया है, तो 10 मीटर, तो रेडियस हमारा 10 मीटर। जब आप मल्टीप्लाई करते हो बच्चा तो ये आता है 31.4 मीटर, ठीक है। यानी कि अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारा सरकमफ्रेंस ही तो है, तो डिस्टेंस हमारा आ जाता है 31.4 मीटर बच्चा। ये हमारा वैल्यू निकल के आएगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, तो ए से बी का सबसे छोटा रास्ता यही बीच से सीधा स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो यानी कि रेडियस हमारा यहाँ 10 मीटर है, ये भी रेडियस हमारा कितना आ जाएगा, 10 मीटर। यानी कि हम सिर्फ जोड़ देंगे 10 मीटर प्लस 10 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 मीटर। यही है वो आपका आंसर। डिस्टेंस आपने देख लिया, डिस्प्लेसमेंट आपने देख लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपको एक क्लियर विजन दे सकता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। और भी क्वेश्चंस आएंगे, उनको भी आसानी से देखेंगे। अब हम देखते हैं कि एक बॉडी है, देखो सवाल आपका आ गया दूसरा। एक बॉडी है जो ट्रेवल कर रहा है कितना, 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन पे, देन ही टर्न्स हिज राइट, और राइट लेता है वो, और फिर से 4 किलोमीटर जाता है। बिफोर कमिंग रेस्ट पे जाने से पहले आप सुनो, 4 किलोमीटर्स नॉर्थ के डायरेक्शन में जाता है, देन ही टेक राइट टर्न्स एंड 4 किलोमीटर फिर जाता है
ठीक है, और फिर वो रेस्ट में चला जाता है। तो आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला गया है, तो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो करते हैं हम इसको। बहुत ही आसान है बच्चा, आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक बॉडी है जो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, तो चलो मान लिया मैंने कि ये मेरा डायरेक्शंस हो गया, ये मैं डायरेक्शन इंडिकेट करता हूँ, पहले नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो एक बॉडी है जो नॉर्थ के डायरेक्शंस में चली गई, कितना, तो 4 किलोमीटर। देन ही टेक्स हिज राइट टर्न, फिर राइट टर्न लिए, कितना, तो 4 किलोमीटर। यही है बच्चा, ठीक है। अगर ये 4 किलोमीटर गई नॉर्थ के डायरेक्शन में, फिर राइट टर्न ली, और जब आपको डिस्टेंस पूछा गया, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आप क्या कहते हो कि सर ये एक्चुअल पाथ ना, एक्चुअल पाथ को इंक्लूड करेंगे, बोले बिल्कुल। यानी कि 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर इज इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा बच्चा, 8 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, जब आप बोलोगे सर कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आई विल टेल यू अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। तो हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि इस पॉइंट से स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे फिनिश किया, इसका शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो जाएगा बच्चा, ये वाला। और जैसे ही शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा, इसमें एक हमारा निकल के आता है पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम में कहता है कि रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि जब हम इसको निकालेंगे 4 4 जस्ट 16 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट अंडर 32, ये आएगा बच्चा। यानी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये हमारा आ जाएगा रूट अंडर 32 किलोमीटर। अब इसको जब 32 को बाहर की तरफ निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, तो 4 रूट 2 किलोमीटर हो जाएगा बच्चा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान है, तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे आपको जितने भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के डाउट है ना, वो सब कुछ क्लियर हो जाने वाले हैं। तो आपको एक सवाल दिया गया, बोला गया कि एक बॉडी है, हम समझते हैं, कहा गया एक बॉडी है जो मूविंग कर रहा है इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर, ठीक है। एक स्क्वायर के, एक बॉडी है जो स्क्वायर के साइड 10 मीटर के अलोंग मूवमेंट कर रहा है। आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है क्या, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस दिएंगे, ए से बी, ए से सी और ए बी सी डी है। तो बनाते हैं फिगर बच्चा। पहला हमारा है कि एक बॉडी है, स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर स्ट्रक्चर में, ठीक। ये हमारा एक बॉडी समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, तो आप देखोगे पहली बात कि इसका जो साइड है ना बच्चा, वो 10 मीटर का साइड है, पहला चीज़। और ये मूवमेंट कर रहा है, तो ये हम पॉइंटिंग करते हैं पहले ए बी सी डी। अगर ए से बी के बीच में, फ्रॉम ए टू बी, अगर जब आपको ए टू बी निकालना है, तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा और यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस जब आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस क्या है फ्रॉम ए टू बी, तो आपको पता है कि ए से बी के रास्ते में जो हमारा डिस्टेंस आता है बच्चा, वो कितने का है, तो डिस्टेंस हमारा 10 मीटर का है। और डिस्प्लेसमेंट कितने का है बच्चा, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 10 मीटर का। यानी कि डिस्टेंस कैन बी द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है। कब, तो when the path of body is same, यानी कि कोई दूसरा विकल्प नहीं हो, पाथ ऑफ बॉडी ना वो सेम हो, डिस्टेंस वाले में भी सेम हो और डिस्प्लेसमेंट वाले में भी सेम हो। रास्ता जब दो हो जाता है ना, तब एक डिस्टेंस कंक्लूड कर देते हैं, एक डिस्टेंस को ले लेते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट को ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए दूसरा पॉइंट हम बढ़ते हैं। बी क्या कह रहा है हमको कि फ्रॉम ए टू सी देखते हैं। फ्रॉम ए टू सी में जैसे जाते हैं, ए से लेके सी तक, यहाँ तक,
ए यहाँ, हमारा ए यहाँ पे और सी यहाँ पे। फ्रॉम ए टू सी में अगर हम डिस्टेंस देखें तो हमारा 10 मीटर प्लस 10 मीटर होगा बच्चा, यानी कि मेरा 20 मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस पहला 10 मीटर आप ये लोगे, दूसरा 10 मीटर ये होगा, यानी कि 20 मीटर हो गया। और जब हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं बच्चा कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, तो आप देखोगे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ए से सी के बीच में। और ये हमारा फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है। 10 का स्क्वायर क्या है, 100 प्लस 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100। अब 100 और 100 को हम जब ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 200, यानी कि 10 रूट 2। और ये कैसे 10 रूट 2 आया, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा कि 100 इंटू 2 कर सकते हैं 200। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10। तो 10 बाहर निकल गया और ये रूट 2, 10 100 2 मीटर। ये आपका आंसर होता है बच्चा। चीज़ें क्लियर है आपको, कन्फ्यूज़न का कोई ज़रूरत नहीं है। और अब देखते हैं हम एक और सवाल जो हमारा, चूँकि स्पेस नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। स्पेस के चलिए, सी बोला गया है कि ए बी सी डी ए से ए पहुंच गया बच्चा। तो हम डिस्टेंस की बात करते हैं ना, डिस्टेंस की बात करते हैं, तो जब ए से ए तक आया हुआ है, यानी कि ए से स्टार्ट किया और ए को ही पहुंच गया, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। और जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट चूंकि ए से इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो हमने देखा क्या कि डिस्टेंस हमारा कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं जा सकता, लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकता है, ठीक है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। ये बात को आपको बड़े ही ध्यान से ये बात समझना है कि हमारा जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 तीनों हो सकता है। आप सोचोगे कि सर नेगेटिव कैसे होगा, तो समझ लो कि एक लड़का है जो राम नाम का लड़का है, जो ए पॉइंट से कहीं पे अपने स्कूल की तरफ निकला। वो अपने स्कूल को जा रहा था ए पॉइंट से, ठीक है बच्चा, ऐसे समझ लेते हैं कि अपने स्कूल को जा रहा था, तो अपने स्कूल को जा रहा था। जब वो आधे रास्ते क्रॉस कर गया, यानी कि पॉइंट बी को क्रॉस कर गया, उसको याद आया कि आज जो है ना फी देने का दिन है, या आज जो है ना उसकी कुछ किताबें हैं, कुछ होमवर्क मिला था वो छूट गया है। तो वो क्या करता है, बी पॉइंट से वापस ए के पास आता है। फिर उसको रियलाइज होता है कि पिछले दिन जो है ना मैंने अपने एक दोस्त को जो एक सी पॉइंट पे, किसी सी लोकेशंस पे वहाँ पे मैंने दिया हुआ है। तो फिर से वो कहाँ जाता है, सी पॉइंट पे जाता है बच्चा। तो ये जो वर्क डन हो गया, ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया ए से बी एंड बी से जो सी गया है, ये क्या हो गया बच्चा, ये सी अपोजिट हो गया, इसके डायरेक्शंस के अपोजिट हो गया। समझ में आ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शंस को इंडिकेट करता है, इसके डायरेक्शंस के अपोजिट हो गया है। जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उस डायरेक्शन के अपोजिट हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सिर्फ मैं आपको नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा हूँ, और भी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर दैट रीज़न जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव होता है। 0 जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक कंप्लीट सर्कल पे दिया गया है, बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोगों ने जितने भी वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे कर लिया, और ये लास्ट बचा हुआ है। ये हमारा क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर बॉडी मूविंग इन ए कंप्लीट सर्कल। एक कंप्लीट सर्कल में हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछा गया। तो आप ये समझ लो कि एक लड़का है इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, और डिस्टेंस पूछा गया हमसे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकालना पड़ेगा पहले, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो डिस्टेंस ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकालने के लिए 2 पाई r का फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू 20
2/7 और रेडियस की बात करते हैं तो कैलकुलेट बॉडी मूविंग इन ए कंप्लीट सर्कल, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए कंप्लीट सर्कल। तो डिस्टेंस आपको ये वैल्यू निकल के आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 3.14 r निकल के आएगा हमारा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं बच्चा, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, अगर वो व्यक्ति जो यहाँ पे खड़ा है ये अगर यहाँ से शुरू किया और इसी पॉइंट पे आ गया, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विल बी सेम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चा, इसका 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें बहुत सारे डाउटेड रहते हैं, बहुत सारे। मैं वो चीज़ें क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है? देखो बच्चा, यूनिफॉर्म मोशन ऐसे समझेंगे कि आप जो है हर एक दिन यूनिफॉर्म पहन के अपने स्कूल जाते हो, एवरी डे, नॉट इवन कि एक दिन मेरा ऐसा मन हो कि हम ना बड़ा सा जीन्स वगैरह, बड़ा झिट झाट वाले जीन्स वाले कपड़े, स्टाइलिश वाले कपड़े पहन के जा नहीं सकते, क्योंकि यूनिफॉर्म चलता है वहाँ पे। यूनिफॉर्म हर कंडीशंस पे सेम ही होता है, चाहे वो सिचुएशन कैसा भी हो, वो हमेशा, चाहे बरसात आ रही हो, चाहे ठंडी लग रही हो, आपको यूनिफॉर्म में ही स्कूल जाना है। चाहे आपके घर में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो, फिर भी आपको, आपके चाचे ताऊ की शादी है ना, आपके अंकल की शादी, आपके भैया की शादी है, फिर भी आपको यूनिफॉर्म में ही जाना है। आप बहुत बड़े सेलिब्रेशन कर रहे हो, आप बहुत अमीर घर के व्यक्ति हो, अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी के बेटे हो, उनके बच्चे भी यूनिफॉर्म में ही स्कूल जाया करते थे। ठीक है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि सबको एक जैसा दिखाना होता है, इसीलिए यूनिफॉर्म कहते हैं। यूनि मतलब सिंगल होता है, फॉर्म मतलब एक जैसा, एक जैसी चीज़ें दिखाने के लिए यूनिफॉर्म का यूज़ किया जाता था। तो यूनिफॉर्म मोशन हमेशा क्या होता है कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में, चाहे वो कैसा भी हो, हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है। तो यूनिफॉर्म मोशन भी यही कहता है। यूनिफॉर्म मोशन कहता है, क्या कहता है कि इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस इतना ही समझना है। क्या बोला गया कि इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो 4 किलोमीटर्स गया 3 सेकेंड्स में, तो अगले 4 किलोमीटर्स गया, अगर वो समझ लो हाफ एन आवर में, तो अगले 4 किलोमीटर्स वो हाफ एन आवर में ट्रैवल करेगा। अगर इसी चीज़ को 2 किलोमीटर्स कर दें, अगर 2 किलोमीटर्स वो 15 मिनट्स में गया, तो अगले 2 किलोमीटर्स वो 15 मिनट्स में ही जाएगा, अगले 2 किलोमीटर्स 15 मिनट्स में ही जाएगा। यानी कि वो किसी हर एक सर्कमस्टांसेस में सेम ही ट्रैवल करेगा। यूनिफॉर्म मतलब समझा, एक जैसा रहेगा, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, चाहे वो रोड में बरसात हो, चाहे वो रास्ता कितना ही ख़राब हो, वो हमेशा उसी स्पीड से जाएगा, उसी को फॉलो करेगा, टाइम वही रहेगा। अब चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं बढ़िया से। क्या कहा गया है कि देखो, कोई भी बॉडी है ना, डेफिनेटली व्हेन ये बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। यही चीज़ों को मैंने लिख दिया अभी तक। चीज़ें क्लियर है? अब देखो, कोई एक बॉडी है जो 0 किलोमीटर से चलती है और कहाँ को जाती है, 4 किलोमीटर के डिस्टेंस को, कितने, तो 2 सेकेंड्स में, 4 मीटर। फिर अगले जो 4 मीटर ट्रेवल करता है, 4 to 8 में 4 मीटर, वो भी कितना, 2 सेकेंड्स में बच्चा। अगला जो हमारा 4 मीटर ट्रेवल करता है 8 से 12 में, अगला जो हमारा 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होता है, वो भी कितना होता है, 2 सेकेंड्स में ट्रैवल करता है बच्चा। अब इसको थोड़ा और बढ़िया समझते हैं कि अगर ये 4 मीटर का डिस्टेंस जो है, अगर 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल ना करके ये सिर्फ 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, यहाँ से 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता, तो इसको कितना में ट्रैवल करना पड़ता, 1 सेकेंड में। अगले 2 मीटर का डिस्टेंस बच्चा वो कितने में ट्रैवल करता, 1 सेकेंड में, ये हो जाता। अगले 2 मीटर, यहाँ से भी अगले 2 मीटर का वो कितना में ट्रैवल करता बच्चा, तो 1 सेकेंड में। अगले 2 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकेंड में। तो आप देख रहे होगे ये हमेशा कैसा चल रहा है, एक ही जैसा चल रहा है। यानी कि 2 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकेंड में, 4 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकेंड में, 8 मीटर का डिस्टेंस 3 सेकेंड में, है ना। तो ये अपने डिस्टेंस को अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही हमेशा कैसा रख रहा है, सेम रख रहा है। इसीलिए इसको यूनिफॉर्म कहते हैं, एक जैसा ही कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं इसको। क्लियर?
चाहे आप कितना भी टाइम को रिड्यूस कर दो, कितना ही माइक्रो सेकेंड्स में ले आओ, तो वो स्पीड, वो डिस्टेंस भी हो ना, वो भी आ जाएगा आपका बहुत ही छोटा माइक्रो डिस्टेंस, या कह सकते हो कि बहुत ही स्मॉलर डिस्टेंस में आ जाएगा। और वो स्मॉलर डिस्टेंस अगले टर्म के लिए भी सेम ही रहेगा। यानी कि अगर आप सोचो 1 सेकंड को 0.1 सेकंड ले आते हो और 0.1 सेकंड में आप मान लो कि 0.1 मीटर ट्रेवल किया, तो अगले 0.1 सेकंड में 0.1 मीटर ही ट्रेवल करेगा। यही है बच्चा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि जो ट्रिक मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, आप कभी नहीं भूलोगे। आप सिर्फ याद रखना, यूनिफॉर्म वो हमेशा एक जैसा रहेगा, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करेगा। चाहे वो टाइम कितना भी छोटा लें तो हमारा डिस्टेंस उतना छोटा हो जाएगा, अगले उतने ही समय के लिए वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगले उतने ही समय के लिए उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है बच्चा, अब हम लोग चलते हैं आगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको कुछ नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग जनरली रहते हैं, वी ऑल आर इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमारा बॉडी क्या करेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, कह रहा है कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक किसी को सेम रख दो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि मैंने टाइम को सेम रखा है ना। तो जैसे देखो यहाँ पे मैं इसी फिगर के बेसिस पे मैं आपको बता देता हूँ बढ़िया से। जैसे कि ये मैंने क्या है नॉन यूनिफॉर्म के लिए, अगर ये 2 सेकंड्स में 4 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो ये 2 सेकंड्स में कोई ज़रूरी नहीं है 4 मीटर ट्रैवल करना। हो सकता है ये 4 मीटर, ये जो 8 की जगह है ये 9 मीटर हो जाता, यानी कि ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता, तो 5 मीटर ट्रैवल करता। ठीक है, तो क्या हो गया ये अनइक्वल डिस्टेंस कैसा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि समय तो सेम रहेगा लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कभी 4 मीटर कभी 5 मीटर, यहाँ 12 के जगह अगर 15 मीटर हो जाता तो कितना हो जाता 6 मीटर। तो यानी अगले 2 सेकंड्स में 6 मीटर ट्रेवल किया। अनइक्वल डिस्टेंस जा रहा है कितने में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसी को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन बच्चा। ठीक है, वेरी गुड। आपको अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं मानता हूँ कि मेरा जो पढ़ाया गया है ना, मेरा सार्थक है। मैंने जो आपको बताया, मैंने समझाया, बहुत ही पैशन से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश किया। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं मानता हूँ कि मेरी जो है ना पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो गया। अब आगे चलते हैं बच्चा, आगे चलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के यहाँ कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दिखा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का दोनों का दिया गया है। यानी कि देखो ये ग्राफ में सीधा जा रहा है, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हर बार क्या कर रहा है, पाथ बदल रहा है। यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ है बच्चा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है स्पीड। हम स्पीड को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि हम लोग अपनी बाइक्स वगैरह को बहुत ही स्पीड से भगाते हैं। तो उसी स्पीड्स के बारे में बात किया जा रही है कि स्पीड क्या होता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप इसको आराम से लिख सकते हो कि द डिस्टेंस, क्या लिखे हो, द डिस्टेंस, यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी, मैं और मेंशन नहीं करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड बच्चा। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो। तो देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। एसआई यूनिट क्या होता है, तो डिस्टेंस का आप एसआई यूनिट देख सकते हो, ये हो जाएगा आपका मीटर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। तो वही आपका लिखा गया है मीटर पर सेकेंड। देखो ये व्यक्ति स्पीड से भाग रहा है ना, किसके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड इसका किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी हाँ, स्पीड जो है इस किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम। तो ये जो स्पीड है ये कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ऐसे समझो। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल, ये कुछ स्पीड ट्रेवल करेगा जिस स्पीड से भाग रही है, तो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड बच्चा। चीज़ें क्लियर है आपको। अब आगे बढ़ते हैं।
हम लोगों को एवरेज निकालना होता है। तो एवरेज निकालने का दो तरीका है हमारे पास। पहला क्या है कि या तो हम लोग जितने डिस्टेंस उन टोटल डिस्टेंस को जोड़ दें, किसके रिस्पेक्टिव में, तो टोटल टाइम टेकन, जितना समय ले रहे हो उतने के रिस्पेक्ट में। तो वही बोला गया है कि टोटल डिस्टेंस है ना कवर्ड बाय ए बॉडी इन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। वही चीज़ है, सेम चीज़। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी या टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। बच्चा इसके लिए याद ही नहीं रखना, आपको स्पीड का पता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो जैसे ही वो एवरेज आया, एवरेज में जैसे ही आया समझ लो आप टोटल की बात कर रहा है, टोटल दोनों के केस में। तो एवरेज आया तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी। अब उसी के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल से बच्चा, तो इस न्यूमेरिकल्स को देखेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मज़ा भी आएगा इस न्यूमेरिकल को करने में। न्यूमेरिकल को करने के बाद आपको जो अभी आपने पढ़ा थ्योरी में उसको कैसे एग्जीक्यूशंस होता है, चीज़ें आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी। देखो एक ऑब्जेक्ट है जो मूव्स कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विथ एन एक्सलेशन, किस एक्सलेशन से, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलेशन से। अगर उसके इनिशियल स्पीड को देखा जाए तो इनिशियल स्पीड उसका 10 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट विल बी द स्पीड 2 सेकेंड्स लेटर, 2 सेकेंड्स के बाद क्या होगा। तो देखो बढ़िया समझते हैं, अगर इसका एक्सलेशन दिया गया है विच मीन हमको क्या दे दिया गया है, तो एक्सलेशन दे दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमको इनिशियल वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड। u का मतलब आप जान लेना, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, और ये मतलब एक्सेलरेशन स्मॉल, ये मतलब चलो। और टाइम दे दिया गया है कि 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, यानी कि 2 सेकंड के बाद स्पीड पूछा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछा है। हमको एक फॉर्मूला आता है जिसपे सब्स्टिट्यूट कर रहा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और u हमारा कितना है बच्चा, तो 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम की बात करते हैं तो 2 सेकेंड है हमारा। अब हम सबको कंक्लूड करते हैं तो 2 2 जा 4, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 4 है ना मीटर पर सेकेंड, क्यू आ जाएगा, सेकेंड सेकेंड का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, टोटल सब कुछ कट के 14 मीटर पर सेकेंड होगा बच्चा आपका। ठीक है, तो चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर है। वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड। मैं मानता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे हमारा है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, टॉपिक है, और हम लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको समझना चाहिए, इसलिए क्योंकि हमें हमेशा एक कन्फ्यूज़न रह जाता है कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। तो ये दो कन्फ्यूज़न है स्पीड एंड वेलोसिटी पे ना, इसी कन्फ्यूज़न को एलिमिनेट करने के लिए वेलोसिटी को समझना बहुत जरूरी है। जब भी वेलोसिटी की बात आएगी, वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, यह तो आपको बड़े अच्छे से पता है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी इनिशियली हम देख चुके हैं। तो अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है बच्चा, वो हमारा निकल के आता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो वही है। तो आपको पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी जैसे आएगा, मैंने क्या बोला, एवरेज जैसे इंक्लूड होता है टोटल, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड टोटल टाइम टेकन आपका क्या हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी। तो आपको याद नहीं रखना है, बस एक याद रखना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड के साथ जैसे ही वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी में कहेंगे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एवरेज की बात जैसे होता है तो टोटल इंक्लूड हो जाता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस, अगर हम वेलोसिटी बोलेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी बच्चा। चलिए अब आपको इंडिकेशंस बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखना है। मैं बता देना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी, तब आपका जो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो वो आपका आएगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। कब, किस केस में, एवरेज वेलोसिटी मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि
कि जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे इज इक्वल टू u इनिशियल या u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। और ये कब है बच्चा? तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन में। यानी यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तब आपका एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा? इनिशियल और फाइनल को जोड़ना है, बीच का आपको कोई झंझट नहीं रखना है, इनिशियल एंड फाइनल को जोड़ना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, आपका एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। अगर इसके यूनिट की बात करते हैं तो आप देख लो ऊपर से, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, टाइम का सेकेंड होता है, तो हमारा यूनिट मीटर पर सेकेंड आ गया, जो कि यहाँ ऑलरेडी मैंशन है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों होगा। क्यों? क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो होता है। फॉर दैट रीजन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बोला गया है, तो अगर आप समझ लो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि ये जब पॉजिटिव रहे तो ये पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, तो टर्म क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो क्या टर्म आ जाएगा? नेगेटिव। ये जीरो नीचे पॉजिटिव, तो क्या टर्म आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। फॉर दैट रीजन ये तीनों होता है एवरेज वेलोसिटी। चीज़ें क्लियर है बच्चा? अब आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल है हमारे पास, सवाल है और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अभी जो हमने पढ़ा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में इनिशियल एंड फाइनल को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कहते हैं। सवाल वही है कि कहा गया कि अगर फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी में अगर कोई बॉडी जो है जिसका स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है, तो नेक्स्ट हाफ ऑफ जर्नी में जो उसका स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। तो आप बता दो एवरेज स्पीड क्या होगा पूरे जर्नी का? तो आपको क्या पता है? आपको पता है कि जब भी कभी आपको एवरेज स्पीड पूछा गया, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है ना बच्चा? तो यहाँ पे तो हमको स्पीड दिया गया 40 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए पढ़ा वही यूनिफॉर्म स्पीड के लिए भी लागू होगा। क्या? कि अगर ये यूनिफॉर्म है, यानी कि 20 से 40 हुआ है अगले नेक्स्ट हाफ में, तो u यूनिफॉर्म नहीं चल रहा है, तो u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और u प्लस वी कितना है? पहले 20 किलोमीटर है, फिर जाके ये कितना हो गया? 40 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। जैसे ही आप इसको कैंसिल आउट करते हो, 2 डिवाइडेड बाय 60, यानी कि जो आपका एवरेज स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर बच्चा। एवरेज जो स्पीड है वो आपका 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ गया। इतना ही सिंपल है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि एक कार है जो पहले हाफ में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है, 20 किलोमीटर फर्स्ट आवर में, एंड द नेक्स्ट आवर में 40 किलोमीटर सेकेंड आवर में, 30 किलोमीटर इन थर्ड आवर में। तो आपसे एवरेज स्पीड पूछ लिया गया है। तो यहाँ तो और भी आसान है, जैसा फॉर्मूला है वैसे ही पुट कर देना है आपको। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा आपका? तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चा? तो 20 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन कितना है? तो 3 आवर्स। 1 + 1 + 1 3 बार 3 आवर्स। अब टोटल को जोड़ेंगे तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाता है? 90 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3 आवर्स। जब जैसे ही आप इसको कैंसल आउट करते हो, जैसे भी आप इसको काटो 3 + 90, तो आपका कितना हो जाएगा बच्चा? 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। तो हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल्स देखे और दोनों न्यूमेरिकल्स में मानता हूँ कि आपके लिए बड़े ही आसान होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चा। ये हमारा आ जाता है एक्सेलरेशन। हम लोग ये समझेंगे कि एक्सेलरेशन है क्या एक्चुअल में, है ना? तो एक्सेलरेशन में हमेशा एक बात होती है, एक्सेलरेशन है क्या? तो एक्सेलरेशन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होता है। एक्सेलरेशन हमेशा आपका क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों? आप देखो, नॉन यूनिफॉर्म में आपको क्या कहा गया है, मैं समझाता हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म कह रहा है कि अनइक्वल डिस्टेंस इन
इक्वल टाइम, ये कह रहा है आपसे, इक्वल टाइम लेगा अनइक्वल डिस्टेंस को। और एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी चेंज होगा तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, किसमें, इक्वल टाइम में, वेलोसिटी चेंज करेगा तो। और अगर हम इसको एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म कहते हैं, जैसे ही इसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं, यानी कि इसके वेलोसिटी में किसी तरह का नो चेंज, वेलोसिटी में नो चेंज। और यूनिफॉर्म कहता है क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आपको अपने वेलोसिटी में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, वेलोसिटी चेंज करना पड़ेगा। और वेलोसिटी चेंज हमारा एक्सेलरेशन के साथ हो रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो हमारा है वो हमारा कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है बच्चा। चीज़ें क्लियर है आपको? अब आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन अगर हमारा चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, हमने क्या बोला, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन कहते हैं हम इसको। इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वही डिफाइन किया गया है, इट इज डिफाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। विथ टाइम मेंशन कर दिया गया, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ये है हमारा। क्लियर है बच्चा? देखो यहाँ पे मैंने दो फोटो मेंशन किए, सलमान खान का, सलमान भाईजान, और यहाँ पे है ना कैटरीना कैफ का। अब जो दोनों ये रनिंग कर रहे हैं बच्चा, आपको ये बात जानना होगा कि ये जब दोनों रनिंग कर रहे हैं, ये दोनों भाग रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपने मोशन को एक्सेलरेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट हर्डल। बहुत सारे हर्डल आ रहे हैं, तो कभी फास्ट दौड़ रहे हैं, कभी स्लो दौड़ रहे हैं, कभी फास्ट दौड़ रहे हैं, स्लो दौड़ रहे हैं, तो ये अपने चेंज इन वेलोसिटी कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्टिव में, टाइम के रिस्पेक्टिव में। तो इनका जो मोशन है, ये कैसा मोशन कह सकते हैं कि ये इनका मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं खुद को बार बार, ठीक है ना। तो ये एक्सेलरेशन में डाला है मैंने इसको। तो एक्सेलरेशन का आपको पता चल गया, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। आप सोचोगे सर v क्यों पहले आता है, तो v इसलिए पहले आता है क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेट करोगे तो आप 0 से चालू करोगे, 0 किलोमीटर पर आवर, फिर आपका 2 किलोमीटर पर आवर जाओगे, फिर आप 4 किलोमीटर पर आवर जाओगे। एक्सेलरेट में क्या करते हो, आप बढ़ाते चले जाते हो। तो इसीलिए जब फाइनल आया, फाइनल आपका v कितना है 4, और जो आपका इनिशियल आया वो कितना है 0। तो बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी कहते हैं बच्चा। यही आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया बच्चा, ठीक है। तो वही बोला गया है, v इज ऑलवेज ग्रेटर देन u, ठीक है, एंड a विल बी पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। यही आपका एक्सेलरेशन है बच्चा। अब एक्सेलरेशन के बाद हमारा जो पॉइंट है ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें डाउट बहुत किसी के रहते हैं। इसको रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कहते हैं, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, या इसको आप कह सकते हो नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब ये जब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, तो ये भी क्या है, ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। इसमें स्पीड डिक्रीज होती है, ठीक है। इट हैज सेम डेफिनेशन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन है उसी एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। बट ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, u इज ऑलवेज ग्रेटर देन v, एंड जो आपका एक्सेलरेशन है वो क्या लेके आएगा बच्चा, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव लेके आएगा। यहाँ पे एक फिगर मैंने दिया गया है कि यूसेन बोल्ट दुनिया का सबसे फास्टेस्ट व्यक्ति, जब ये अपने लाइन को क्रॉस करता है 100 मीटर में, अपने लाइन को जैसे ही क्रॉस करता है, ये क्या करता है, अपने वेलोसिटी में डिक्लाइन लाता है, अपने वेलोसिटी को कम करता है। और ये जो वेलोसिटी को रिड्यूस करता है, यही क्या कहलाता है बच्चा, रिटार्डेशंस कहलाता है। जब वो अपने लाइन से दौड़ता होगा, वो क्या करता है, अपने आप को एक्सेलरेट करता होगा, अपने आप को अपने एक्सेलरेशन, अपने स्पीड के अपने पीक पोजीशन पर पहुंचता होगा। लेकिन जैसे ही अपने डेस्टिनेशन को टच करता है, जैसे ही उस बाउंड्री को टच करता है जहाँ से वो अपना जो रनिंग वे होता है, वो जैसे ही वो क्रॉस करता है, वो क्या करता है, अपने एक्सेलरेशन में डिक्लाइन करता है, क्योंकि वो अपनी मंजिल को, अपने गोल को पा लिया है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी के रिगार्डिंग ना कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। वो क्वेश्चंस क्या है
कि एक कार है जिसका स्पीड जो है वो इंक्रीज़ किया जा रहा है 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर इन 5 सेकेंड। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलेरेशन ऑफ द कार। तो पहला देखो u 40 किलोमीटर, v तुम्हारा 60 किलोमीटर और टाइम दे दिया गया है 5 सेकेंड। तो आप लिख लो u आपका क्या दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर बच्चा, और v आपको दे दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम आपको दिया गया है 5 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड में है, बाद बाकी क्या है किलोमीटर पर आवर में। आपको पता है कि अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5 डिवाइडेड बाय 18 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में करना है तो 5 डिवाइडेड बाय 18 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो हम करते हैं, तो जो हमारा वैल्यू निकल के आता है इन फर्स्ट केस, पहले केस में जैसे 5 करेंगे तो हमारा 14 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 18 आता है। दूसरे केस में हम जैसे करेंगे तो 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 18 आता है। चलिए अब इसको तोड़ते हैं, तो 6 3 ज़ा 18, ये 10 आ जाएगा, यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 3 आता है मेरा यहाँ पे, और यहाँ से जैसे काटते हैं 9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2, ये 20 आ जाएगा, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 9 आता है बच्चा हमारा। इसको भी हम नीचे जो बेस है ना उसको 9 कर देते हैं 3, और ऊपर में 3 का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 150 डिवाइडेड बाय 9 करते हैं। एक्सेलेरेशन मेरा क्या हो गया v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया बच्चा। तो यानी कि v कितना हो गया 150 डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकंड माइनस 100 डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकंड, और टाइम हमारा कितना आ गया बच्चा तो 5 सेकंड। अब जैसे ही हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरे पास कितना आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5 से एलिमिनेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 9 आपका आंसर निकल के आता है 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चा। ये आपका एक्सेलरेशन निकल गया। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट वी हैव डन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स, और हम जो है अगले पार्ट में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे। और जहाँ तक बात है एक सवाल की जो मैंने छोड़ दिया है, मैं इसको अगले क्लासेस में जब इनिशिएट करूँगा तो यहाँ से इनिशिएट करूँगा। और ये चूँकि हमारा अगला पार्ट जो है पार्ट 2 आएगा। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि जब डिटेल में हम चीज़ें जाते हैं ना, न्यूमेरिकल्स को लेके जाते हैं, चीज़ें शॉर्ट आउट करते हैं कि कैसे इसका एग्जीक्यूशन से, कैसे इम्प्लीमेंटेशन से, तो समय लगता है बच्चों। और मैं आपसे होप करता हूं कि अगर मैंने यहाँ पे डेडिकेटली आपको इतना समय दिया, आप जब इसमें समय दे रहे हो तो आपको कोई बढ़िया आउटपुट मिले, अच्छी चीज़ें सीखने को मिले, आपको समझ में आए कि जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे याद रखा जाए। ओवरऑल जब सब चीज़ें मिलती हैं ना तो एक थोड़ा सा लगता है कि मेरा टाइम का जो यूटिलाइजेशन है इन यूट्यूब स्पेशली, तो वो वर्थफुल है। वरना यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं फॉर द डिस्ट्रैक्शंस। तो मैं होप करता हूँ कि मेरा जो पढ़ाया गया सब्जेक्ट है आज मोशंस के रिगार्डिंग, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मिलते हैं हम अगले क्लासेस में, एंड आई होप कि हमारा पार्ट 2 भी उतना ही शानदार हो जितना हमारा पार्ट 1 रहा हो। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी या किसी भी तरीके का डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आके ढेर सारा मैसेज करें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय बच्चा।